पाकिस्तान, वो सच जो दोनों तरफ के मीडिया छुपाते हैं। जिस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी उसे भाई कहा, वही पाकिस्तान को सबसे बड़ा धोखा देने वाला बना। 14 अगस्त 1947 की रात जब मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर में नए मुल्क का झंडा फहरा रहे थे, उनके सबसे करीबी सलाहकार ने अंग्रेज अधिकारियों को गुप्त दस्तावेज सौंप दिए थे। वो दस्तावेज जिनमें पाकिस्तान की असली आर्थिक हालत लिखी थी, इतनी भयानक कि अगर अवाम को पता चल जाता तो आजादी से पहले ही मुल्क बिखर जाता। 3,000 पाउंड स्टर्लिंग के लिए एक करीबी ने पूरे राष्ट्र का भविष्य बेच दिया। आज हम उस यहूदा का नाम बताएंगे, पर पहले आपको समझना होगा कि पाकिस्तान असल में क्या है, वो देश जिसके बारे में आपको कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का छठा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, परमाणु हथियारों से लैस देश, सिंधु घाटी की 5,000 साल पुरानी सभ्यता की धरती, आज क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक और कर्जदार देशों की सूची में आता है? आपकी न्यूज चैनल आपको सिर्फ आतंकवाद और सीमा पर गोलीबारी दिखाती है। उनकी न्यूज चैनल सिर्फ भारत विरोध और कश्मीर की बात करती है। लेकिन 22 करोड़ लोगों की असली जिंदगी क्या है? वो इतिहास क्या है जो दोनों तरफ के प्रोपेगेंडा में दब गया? आज हम उस पर्दे को फाड़ेंगे। अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनेंगे वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगी। 7 जून 1947 की शाम को मोहम्मद अली जिन्ना के बंगले में एक अजनबी आदमी दाखिल हुआ। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना ने खुद दरवाजा खोला। कोई नहीं जानता था वो आदमी कौन था। सिर्फ इतना पता है कि 40 मिनट बाद जब वो निकला, तो जिन्ना की आंखों में वो चमक नहीं थी जो सुबह थी। उस रात जिन्ना ने अपनी बहन फातिमा से कहा था, हमने जो मांगा है वो शायद हमारी औलादें माफ ना करें। उस मुलाकात के ठीक 68 दिन बाद पाकिस्तान बन गया। लेकिन उस अजनबी ने जिन्ना को क्या कहा था? वो कौन सी सच्चाई थी जिसने एक वकील की आंखों से उम्मीद छीन ली? आइए आपको ले चलते हैं 1940 के दशक में, जब एक आइडिया, दो राष्ट्र सिद्धांत, एक भूकंप बन गया। यह सिद्धांत कहता था, मुसलमान और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं, एक साथ नहीं रह सकते। सुनने में सरल लगता है ना, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद जटिल थी। सोचिए, अविभाजित भारत में मुसलमान हर जगह फैले थे, केरल से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक। फिर आप एक मुल्क कैसे बनाएंगे? सिर्फ पश्चिम में पंजाब सिंध या पूर्व में बंगाल? दोनों, लेकिन बीच में हजारों किलोमीटर दुश्मन देश। ये भौगोलिक पहेली थी जिसका कोई तर्कसंगत हल नहीं था। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सालों बातचीत करवाई। कैबिनेट मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया। हर बार एक ही सवाल, सत्ता का बंटवारा कैसे हो? जवाहरलाल नेहरू चाहते थे मजबूत केंद्र सरकार, जिन्ना चाहते थे कमजोर केंद्र, मजबूत प्रांत और मुस्लिम बहुल इलाकों में वीटो पावर। दोनों किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। और बीच में अंग्रेज, थक चुके, कंगाल, दूसरे विश्व युद्ध से बर्बाद, बस जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर निकलना चाहते थे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने का फैसला सिर्फ 11 महीने में हुआ? मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बने और अगस्त में देश टूट गया। 11 महीने एक उपमहाद्वीप को विभाजित करने के लिए। तुलना के लिए, चेकोस्लोवाकिया का शांतिपूर्ण विभाजन में 3 साल लगे, सोवियत संघ के टूटने में 5 साल, यहां 11 महीने। नतीजा, इतिहास का सबसे खूनी विभाजन। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज वकील जो पहले कभी भारत नहीं आया था, को सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी मिली। उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। 5 हफ्ते। एक आदमी जो पंजाबी नहीं बोलता, बंगाली नहीं समझता, सिख और मुस्लिम गांवों का अंतर नहीं जानता, वो नक्शे पर लाल पेंसिल से लकीरें खींच रहा था। हर लकीर किसी गांव को तोड़ती थी, किसी परिवार को बांटती थी,
किसी नदी पर युद्ध का बीज बोती थी। रेडक्लिफ ने बाद में कहा था, अगर मुझे पता होता कि इस फैसले से कितने लोग मरेंगे तो मैं कभी वो काम नहीं करता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 14 अगस्त रात 12 बजे पाकिस्तान अस्तित्व में आया। लाहौर, कराची, ढाका, 3 शहरों में जश्न, लेकिन सीमा पर खौफ, क्योंकि सीमा की घोषणा 17 अगस्त को हुई, आजादी के 3 दिन बाद। 3 दिन तक लाखों लोगों को नहीं पता था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। कल्पना कीजिए, आप लाहौर में सिख हैं, आपको नहीं पता कि आपका शहर किस मुल्क में गया। आप अमृतसर में मुसलमान हैं, घर छोड़ना है या नहीं, किसी को पता नहीं। इस अराजकता में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अगले 4 महीनों में, अगस्त से दिसंबर 1947 तक, कितने लोग मरे? आधिकारिक आंकड़ा 10 लाख, लेकिन इतिहासकारों का मानना है असली संख्या 20 से 30 लाख के बीच। 1 से 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। दुनिया का सबसे बड़ा जबरन प्रवासन सिर्फ 4 महीने में। हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब और भारत की ओर भागे, मुसलमान पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल की ओर। ट्रेनें लाशों से भरी हुई स्टेशनों पर पहुंचती थी। पूरे के पूरे गांव जलाकर राख कर दिए गए। औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार। बच्चों को माँ बाप से अलग कर दिया गया, कभी मिले नहीं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान आर्थिक रूप से टिक सकता था? जिन्ना को जिस अजनबी ने 1947 में चेतावनी दी थी, वो शायद यही बात थी। अविभाजित भारत की 87% औद्योगिक क्षमता भारत के हिस्से आई। पाकिस्तान को मिली कृषि भूमि, लेकिन कारखाने नहीं। जूट बंगाल में उगता था, पाकिस्तान, लेकिन जूट मिले कलकत्ता में थी, भारत। कपास पंजाब में, पाकिस्तान, लेकिन कपड़ा मिले अहमदाबाद और बंबई में, भारत। पाकिस्तान को विरासत में मिली अधूरी अर्थव्यवस्था, कच्चा माल था, उसे प्रोसेस करने का जरिया नहीं। इससे भी बड़ी समस्या, नौकरशाही। ब्रिटिश भारत की इंडियन सिविल सर्विस में केवल 5.5% मुस्लिम अधिकारी थे। विभाजन के बाद पाकिस्तान के पास अनुभवी प्रशासकों की भयंकर कमी हो गई। कई विभागों में ऐसे लोग बैठाए गए जिन्हें काम का ककहरा नहीं पता था। वित्त मंत्रालय में ऐसे सेक्रेटरी आए जो पहले रेलवे में क्लर्क थे। सेना में सीनियर अफसरों की कमी थी। पाकिस्तान सेना का पहला कमांडर इन चीफ, जनरल फ्रैंक मैसर्वी, ब्रिटिश था। 2 साल तक पाकिस्तानी फौज अंग्रेज के हाथ में रही। और सबसे बड़ा झटका, कश्मीर। जिन्ना मानते थे कि कश्मीर मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान में आएगा, लेकिन महाराजा हरी सिंह हिंदू थे और भारत में मिलना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला किया। भारत ने सैनिक भेजे। पहला भारत-पाक युद्ध शुरू हो गया। आजादी के सिर्फ 2 महीने बाद, नया बना देश, जिसके पास ठीक से सेना नहीं, खजाना नहीं, रसद नहीं, वो युद्ध में उतर गया। पाकिस्तान को कश्मीर का केवल 1/3 हिस्सा मिला, बाकी भारत ने रख लिया। ये हार जिन्ना को कभी हजम नहीं हुई। आइए अब एक पल के लिए खुद को उस समय में रखें। आप एक मुस्लिम परिवार हैं जो लाहौर छोड़कर कराची आए हैं। आपके पास सिर्फ वो सामान है जो एक ट्रंक में समा गया। आपका घर, जमीन, दुकान, सब भारत में छूट गई। पाकिस्तान में न आपके पास मकान है, न नौकरी, न कोई सामाजिक सुरक्षा। सरकार कहती है, हम आपको रिफ्यूजी कैंप में जगह देंगे, लेकिन वहां हजारों लोग पहले से ठुंसे हुए हैं। खाना रोज नहीं मिलता, दवाई नहीं है, स्कूल नहीं है। नौकरी पाने के लिए आपको भाई भतीजावाद का सहारा लेना पड़ेगा। क्या ऐसी शुरुआत से एक मजबूत राष्ट्र बन सकता है? पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को अपने सपने का मुल्क सिर्फ 13 महीने देखने को मिला। 11 सितंबर 1948 को वो तपेदिक और फेफड़ों के कैंसर से मर गए। उनकी मौत के साथ ही पाकिस्तान ने अपना एकमात्र एकजुटता का प्रतीक खो दिया।
लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिन्ना जैसा कद किसी में नहीं था। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आने वा 1951 की गर्मियों में रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में एक मरीज भर्ती हुआ जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। कमरा नंबर 15, जिसकी खिड़कियों पर काले पर्दे लगे थे, जहां डॉक्टरों को मोबाइल एक्सरे मशीन के साथ रात 2 बजे बुलाया गया। नर्सों को हिदायत थी कि मरीज का चेहरा किसी को नहीं दिखना चाहिए। जब एक जूनियर नर्स ने गलती से पर्दा हटा दिया तो उसे अगले दिन कराची ट्रांसफर कर दिया गया। उस मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को 3 बार फिर से लिखा गया, हर बार असली बीमारी का नाम बदलते हुए। आधिकारिक तौर पर उसे टाइफाइड बताया गया, लेकिन जिस डॉक्टर ने असली रिपोर्ट देखी उसने 30 साल बाद एक इंटरव्यू में कहा वो आदमी तपेदिक और मानसिक टूटन से मर रहा था, लेकिन उसे मजबूर किया गया कि वो हंसते हुए फौज को संबोधित करे। वो मरीज कौन था? लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। जिन्ना की मौत के बाद देश की कमान संभालने वाला इकलौता नेता जिसमें थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ थी। लेकिन लियाकत अस्पताल में क्यों थे? क्या सच में टाइफाइड था, या फिर वो सेना और नौकरशाही के दबाव से टूट रहे थे? सोचिए, एक आदमी जिसे युद्ध, शरणार्थी संकट, खाली खजाना और विद्रोही सूबों का सामना करना पड़ रहा हो, उसकी मानसिक हालत कैसी होगी? पाकिस्तान को विरासत में मिला था अधूरा बुनियादी ढांचा और टूटी हुई अर्थव्यवस्था, लेकिन असली बीमारी और गहरी थी, संवैधानिक अनिश्चितता। पाकिस्तान के पास आजादी के 9 साल तक संविधान नहीं था। 9 साल, एक देश जो नहीं जानता था कि वो इस्लामी गणराज्य है या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था है या राष्ट्रपति प्रणाली, उर्दू राष्ट्रभाषा होगी या बंगाली भी मान्य होगी। जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान में हर धर्म के लोग बराबर होंगे, लेकिन मुल्ला चाहते थे शरिया, फौज चाहती थी मजबूत केंद्र, बंगाली चाहते थे सूबों को ज्यादा ताकत। किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान क्या बनना चाहता है। लियाकत ने कोशिश की संतुलन बनाने की। उन्होंने 1949 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव जिसने इस्लाम को राज्य का आधार घोषित किया, लेकिन साथ में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी की। लेकिन ये अस्पष्ट दस्तावेज किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया। कट्टरपंथियों को लगा बहुत लिबरल है, उदारवादियों को लगा बहुत रूढ़िवादी है। बंगाली नेताओं ने कहा, हमारी भाषा का क्या? पश्तूनों ने कहा, हमारी कबायली संस्कृति का क्या? बलूचों ने कहा, हमें तो अलग मुल्क चाहिए। और फिर आया वो दिन, 16 अक्टूबर 1951। लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। दोपहर 3:10 पर एक आदमी, सईद अकबर बाबरा, भीड़ से निकला और लियाकत पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां लियाकत के सीने में लगी। वो गिर गए। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत हमलावर को गोली मार दी। लियाकत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे बाद वो मर गए। पाकिस्तान का पहला राजनीतिक हत्याकांड हो चुका था। लेकिन सईद अकबर कौन था? वो अफगान था, पश्तो बोलता था और कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से जुड़ा था। पुलिस ने उसे मौके पर ही मार डाला। कोई पूछताछ नहीं, कोई ट्रायल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो शायद नाम लेता। किसने उसे भेजा, किसने पैसे दिए, किसने हथियार दिया? आज तक उस हत्या की असली जांच नहीं हुई। षड्यंत्र के सिद्धांतों की भरमार है। कुछ कहते हैं फौज ने करवाया, कुछ कहते हैं अमेरिकी सीआईए का हाथ था क्योंकि लियाकत सोवियत संघ के करीब जा रहे थे। कुछ कहते हैं कट्टरपंथी मुल्लाओं ने करवाया क्योंकि लियाकत पर्याप्त इस्लामिक नहीं थे। सच क्या है? कोई नहीं जानता। लियाकत की मौत के बाद पाकिस्तान अनाथ हो गया। अगले 7 साल में 7 प्रधानमंत्री बदले। कोई 2 साल टिक नहीं पाया। हर सरकार फौज और नौकरशाही की कठपुतली बनी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, एक पूर्व बैंकर जो स्ट्रोक के बाद व्हीलचेयर पर था,
उसने खुद को तानाशाह बना लिया। उसने 1953 में संविधान सभा भंग कर दी। कारण, सभा पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब सिंध और पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल में सत्ता का संतुलन बना रही थी और फौज को यह पसंद नहीं था। आपको पता है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान कितनी अलग थी? भौगोलिक दूरी 1600 किलोमीटर। इतनी दूरी की बीच में एक दुश्मन देश भारत पूरा समा जाए। सांस्कृतिक अंतर, पश्चिम में पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची बोलने वाले, पूर्व में बंगाली, पश्चिम में गेहूं, पूर्व में चावल, पश्चिम में मुगल परंपरा, पूर्व में बंगाली संस्कृति। आर्थिक असमानता, पूर्वी पाकिस्तान में आबादी ज्यादा 6 करोड़ लेकिन सत्ता कम, पश्चिमी पाकिस्तान में आबादी कम 4 करोड़ लेकिन फौज, राजधानी कराची, बाद में इस्लामाबाद और सारे संसाधन। क्या ऐसे दो टुकड़े एक मुल्क बना सकते थे? जिन्ना का तर्क था, इस्लाम उन्हें जोड़ेगा, लेकिन धर्म, भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों को दबा नहीं सकता। पूर्वी पाकिस्तान जूट पैदा करता था, दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक, लेकिन जूट बेचकर जो विदेशी मुद्रा आती थी वो पश्चिम पाकिस्तान खर्च कर लेता था। फौज पर, हथियारों पर, लाहौर और कराची के विकास पर। पूर्वी पाकिस्तान को विकास का सिर्फ 25% मिलता था, जबकि वो राष्ट्रीय आय का 55% कमाता था। क्या ये शोषण नहीं था? और फिर भाषा का सवाल। 1952 में सरकार ने घोषणा की, उर्दू पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन उर्दू पूर्वी पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता था। बंगाली, 6 करोड़ लोगों की मातृभाषा, को दोयम दर्जे पर रख दिया गया। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने गोली चला दी, 5 छात्र मारे गए। आज बांग्लादेश में 21 फरवरी को भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। ये पहली घटना थी जब बंगालियों को एहसास हुआ, हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन क्या सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष था? नहीं, पश्चिम में भी बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, अब खैबर पख्तूनख्वा, सब में विद्रोह की चिंगारियां थी। बलूचों ने कहा, हमें अलग देश चाहिए। पश्तूनों ने कहा, हम अफगानिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। सिंधी नेताओं ने कहा, पंजाबी हम पर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक और जातीय रूप से भी बिखर रहा था। और केंद्र में कमजोर प्रधानमंत्री, निष्क्रिय संविधान सभा और एक संस्था जो धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में ले रही थी, पाकिस्तान आर्मी। फौज ने देखा कि राजनेता अक्षम है, नौकरशाह भ्रष्ट है, जनता बंटी हुई है। इसलिए फौज ने सोचा, हम ही देश बचा सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो आज तक चल रहा है। पाकिस्तान में हर 10 साल में फौजी तख्तापलट। क्या आपने ध्यान दिया कि पाकिस्तान की असली बीमारी किसी विदेशी दुश्मन में नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंतर्विरोधों में थी? लेकिन अगला सवाल यह है, जब देश टूटने के कगार पर था, तब अंदर से कौन सी ताकत उसे बचा रही थी और बाहर से कौन सी ताकत उसे इस्तेमाल कर रही थी? इसका जवाब अगले हिस्से में। 1958 की एक सुबह कराची के एक निजी बैंक में एक महिला ने अपने पति के खाते की जानकारी मांगी। बैंक मैनेजर ने फाइल खोली और फिर चेहरा सफेद हो गया। खाते में 0 रुपए, लेकिन सिर्फ 6 महीने पहले उस खाते में 6 लाख पाउंड स्टर्लिंग थे, आज के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए। वो पैसा कहाँ गया? कब गया? किसने निकाला? बैंक मैनेजर ने कहा, मुझे नहीं पता मैडम, ये खाता सरकारी आदेश पर फ्रीज कर दिया गया था और फिर अचानक खाली हो गया। उस महिला का नाम था फातिमा जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन। जिन्ना की मौत के बाद उनकी विरासत, जायदाद, बैंक बैलेंस, निजी दस्तावेज सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए।
जिन्ना के पास मुंबई में एक भव्य मकान था, साउथ कोर्ट। विभाजन के बाद वो संपत्ति भारत में रह गई, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की जो निजी संपत्ति थी, कराची के विला, बैंक अकाउंट्स, कीमती दस्तावेज, वो सब कहाँ गए? फातिमा ने दावा किया कि नौकरशाहों और फौजी अधिकारियों ने सब हड़प लिया। उसने अदालत में मामला दायर किया। मामला 10 साल चला और फिर चुपचाप बंद कर दिया गया। फातिमा को कभी एक पै। 1964 की एक रात इस्लामाबाद के एक सरकारी दफ्तर में एक अधिकारी ने अपनी मेज की दराज से एक मोटी फाइल निकाली। उस फाइल का कवर लाल था और उस पर काले अक्षरों में लिखा था, टॉप सीक्रेट, डिक्लासिफाई नॉट बिफोर 2050। उस अधिकारी ने फाइल को फोटोकॉपी मशीन पर रखा, चारों तरफ देखा और फिर 20 पन्नों की कॉपी निकाली। अगली सुबह वो अधिकारी लापता था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, लेकिन उन 20 पन्नों की कॉपी वो एक पत्रकार के हाथ लग गई। उन पन्नों में लिखी थी वो सच्चाई जो पाकिस्तान की नींव को हिला देती है। वो दस्तावेज था 1954 का एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। सुनने में एक साधारण रक्षा समझौता लग रहा है, लेकिन इस समझौते की गुप्त धाराओं में लिखा था, पाकिस्तान अमेरिका को अपनी जमीन पर सैन्य अड्डे बनाने की अनुमति देगा। पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की निगरानी स्वीकार करेगा। पाकिस्तान किसी भी युद्ध में अमेरिका का साथ देगा, चाहे वो युद्ध पाकिस्तान के हित में हो या नहीं। इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा, आर्थिक सहायता देगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन करेगा। लेकिन यह सौदा नहीं था, यह गुलामी का करार था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आजाद देश आजादी के सिर्फ 7 साल बाद अपनी संप्रभुता क्यों बेच देगा? जवाब सरल है, डर। पाकिस्तान को भारत से डर था। 1947 में कश्मीर पर पहला युद्ध हार चुका था। 1950 में अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया थी। फौज को आधुनिक हथियार चाहिए थे। नेहरू की भारत गुटनिरपेक्ष थी, लेकिन सोवियत संघ के करीब जा रही थी। पाकिस्तान के सैन्य नेताओं ने सोचा, अगर हम अमेरिका के साथ नहीं जुड़े तो भारत हमें निगल जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने वाशिंगटन की यात्रा की। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, वेलकम टू द फ्री वर्ल्ड। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी थी ठंडी गणना। अमेरिका को दक्षिण एशिया में एक सैन्य अड्डा चाहिए था, सोवियत संघ को घेरने के लिए, मध्य पूर्व के तेल भंडारों तक पहुंचने के लिए और चीन पर नजर रखने के लिए। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से सही जगह पर था, भारत और चीन के बीच, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान ने हां कह दी। लेकिन इस समझौते की कीमत क्या थी? सबसे पहले पाकिस्तान को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो जैसे अमेरिकी सैन्य गठबंधनों में शामिल होना पड़ा। ये गठबंधन सोवियत संघ के खिलाफ थे। इसका मतलब था कि पाकिस्तान शीत युद्ध का हिस्सा बन गया, एक ऐसा युद्ध जिससे उसका कोई सीधा लेना देना नहीं था। दूसरा, पेशावर के पास बादाबेर में अमेरिकी हवाई अड्डा बनाया गया। यहां से U-2 जासूसी विमान सोवियत संघ के ऊपर उड़ानें भरते थे। 1960 में एक U-2 विमान सोवियत मिसाइल ने मार गिराया। सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने पाकिस्तान को धमकी दी, अगर तुमने अमेरिकियों को अड्डा देना बंद नहीं किया तो हम पेशावर को परमाणु हमले से मिटा देंगे। सोचिए, एक देश जो खुद को इस्लाम का किला कहता था, वो परमाणु युद्ध के खतरे में क्यों था? क्योंकि उसने अपनी जमीन किराए पर दे दी थी। तीसरी कीमत, आर्थिक निर्भरता। 1950 और 60 के दशक में पाकिस्तान को अमेरिका से करीब $4 अरब की सहायता मिली। ये पैसा विकास पर नहीं, फौज पर खर्च हुआ। अमेरिकी F-86 सेबर लड़ाकू विमान, M-47 और M-48 पैटर्न टैंक, तोपखाने, राडार सिस्टम,
सब कुछ अमेरिका से आया। लेकिन इन हथियारों के साथ एक शर्त थी। इन्हें सिर्फ सोवियत खतरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, भारत के खिलाफ नहीं। तो जब 1965 में पाकिस्तान ने दूसरा भारत पाक युद्ध शुरू किया, अमेरिका ने क्या किया? उसने हथियारों की आपूर्ति रोक दी। पाकिस्तानी टैंक और विमान बीच युद्ध में पुर्जों और गोला बारूद के लिए तरसने लगे। पाकिस्तान को एहसास हुआ, हम अमेरिका के मोहरे हैं, साथी नहीं। जब हमें जरूरत थी, अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया। इसलिए पाकिस्तान ने एक और ताकत की तरफ रुख किया, चीन। 1960 के दशक में चीन और भारत के बीच सीमा युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, मिग लड़ाकू विमानों की चीनी कॉपियां, टैंक, तोपें। और सबसे महत्वपूर्ण, चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की। 1970 और 80 के दशक में चीनी वैज्ञानिकों ने पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को यूरेनियम संवर्धन तकनीक सिखाई, परमाणु बम का डिजाइन दिया और मिसाइल तकनीक हस्तांतरित की। क्यों? क्योंकि चीन को भारत को घेरने के लिए एक सहयोगी चाहिए था। अब सोचिए, पाकिस्तान ने अमेरिका की गुलामी से छूटने के लिए चीन की गुलामी स्वीकार कर ली। क्या ये आजादी थी या एक कठपुतली से दूसरी कठपुतली बनना? आज भी चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के जरिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। 66 अरब डॉलर का ये निवेश, जिसे पाकिस्तान गेम चेंजर कहता है, असल में कर्ज का जाल है। पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर चीन को वापस करने होंगे। अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? चीन पाकिस्तान के बंदरगाहों, ग्वादर, सड़कों और खनिज संपदा पर कब्जा कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा किया। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान कभी आजाद था, या ये हमेशा से बड़ी ताकतों का खेल का मैदान रहा है? लेकिन अगर बाहरी ताकतें पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही थी, तो अंदर कौन सत्ता चला रहा था? वो सवाल जो पाकिस्तानी खुद से पूछने से डरते हैं। क्या वहां कभी असली लोकतंत्र था? लेकिन 1964 की वो गुप्त फाइल, जिसे कॉपी करने वाला अधिकारी गायब हो गया, उस फाइल में एक और चौंकाने वाला दस्तावेज था। 1968 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने CIA के डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हम भारत के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हमें आपकी चुप स्वीकृति और हथियारों की जरूरत है। बदले में हम आपको अफगानिस्तान में घुसपैठ का रास्ता देंगे। CIA ने क्या जवाब दिया? फाइल में वो पन्ना काला कर दिया गया था, सेंसर किया गया। लेकिन 3 साल बाद 1971 में पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। क्या आपने नोटिस किया, हर बार जब पाकिस्तान ने किसी बड़ी ताकत पर भरोसा किया, उसे धोखा मिला। अमेरिका ने 1965 और 71 में छोड़ दिया। चीन ने कभी सीधे युद्ध में साथ नहीं दिया। सऊदी अरब ने पैसा दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तानी फौजियों को यमन भेजने की मांग की। पाकिस्तान हमेशा इस्तेमाल हुआ, कभी सोवियत संघ को रोकने के लिए, कभी भारत को परेशान करने के लिए, कभी अफगानिस्तान में तालिबान को बनाने के लिए। और हर बार इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति खुद तय करता है या फौज और बाहरी ताकतें तय करती हैं? और क्या भारत भी ऐसे ही जाल में फंस सकता है अगर हम सावधान नहीं रहे? आपकी राय क्या है? 1970 की एक रात रावलपिंडी के राष्ट्रपति भवन में एक अजीब घटना घटी। रात 2 बजे राष्ट्रपति याहिया खान अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक सपना आया। एक बूढ़ा फकीर सफेद कपड़ों में उनके सामने खड़ा है और कह रहा है, तुमने जो बीज बोया है वो खून की फसल देगा। पूरब का चांद टूटकर गिरेगा और तुम्हारे हाथ लाल होंगे। याहिया नींद से उठे, पसीने में लथपथ।
उन्होंने अपने सैन्य सचिव को बुलाया और पूछा, क्या आज कोई खास तारीख है? सचिव ने कैलेंडर देखा। 25 मार्च 1971। याहिया ने गहरी सांस ली और कहा, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करो। उस रात पाकिस्तानी फौज ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, में इतिहास का सबसे बर्बर नरसंहार शुरू किया। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र। 2008 की गर्मियों में इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में एक छोटा सा घर था। बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण, सफेद दीवारें, छोटा सा बगीचा, लोहे का गेट। लेकिन पड़ोसी कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब था। रात 2 बजे काली गाड़ियां आती थी, बिना नंबर प्लेट के। सूटेड लोग किसी को स्ट्रेचर पर अंदर ले जाते। सुबह तक कोई बाहर नहीं आता। एक बार एक पड़ोसी ने हिम्मत करके पूछा, ये घर किसका है? जवाब मिला, आर्मी गेस्ट हाउस। लेकिन कोई आर्मी का बोर्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, भारी और डरावनी। 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मारा। उसके 2 दिन बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी ने अचानक उस इस्लामाबाद वाले घर को खाली करवा दिया। ट्रकों में फर्नीचर, फाइलें, कंप्यूटर, सब कुछ ले गए। पड़ोसियों ने देखा कि घर की बेसमेंट से एक बड़ा सा मेडिकल बेड निकाला गया, जैसे अस्पताल में होते हैं। उस बेड पर खून के धब्बे थे। क्या वो घर एक गुप्त क्लिनिक था? क्या वहां किसी को इलाज दिया जाता था या पूछताछ की जाती थी? आज तक किसी को नहीं पता। ये घर पाकिस्तान के उस चेहरे का प्रतीक है जो कभी दिखता नहीं। सरकारी इमारतें, फौज के परेड ग्राउंड, प्रधानमंत्री के भाषण, ये सब सतह पर है। लेकिन असली सत्ता चलती है अंधेरी तहखानों में, गुप्त बैठकों में, कोड नेम्स और काली गाड़ियों के जरिए। पाकिस्तान में 2 सरकारें हैं, एक जो आप टीवी पर देखते हैं और एक जो आप कभी नहीं देखेंगे। पहली सरकार चुनाव लड़ती है, संसद में बहस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है। दूसरी सरकार, वो फैसले लेती है कि युद्ध होगा या नहीं, किसे जिंदा रहने दिया जाएगा और किसे नहीं, देश का असली बजट कहां खर्च होगा। 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, हमें मजबूत हाथ चाहिए। मजबूत हाथ का मतलब फौजी हाथ। अयूब ने संविधान बदल दिया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अयूब खुद लग्जरी में रहते थे। उनका फार्म हाउस, विदेशी कारें, स्विस बैंक अकाउंट्स, सब कुछ था। जब 1969 में उन्हें हटाया गया तो लोगों को पता चला कि मजबूत हाथ ने देश का खजाना खाली कर दिया था। फिर आए जनरल याहिया खान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार करवाया, बांग्लादेश हार गए, फिर इस्तीफा दे दिया और शांति से कराची में रहने लगे। कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। फिर आए जुल्फिकार अली भुट्टो, पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर प्रधानमंत्री। उन्होंने परमाणु बम की दौड़ शुरू की, लेकिन साथ ही बलूचिस्तान में हजारों लोगों को मरवाया। उन्होंने समाजवाद का नारा दिया, लेकिन खुद जमींदारों के राजा थे। 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि भुट्टो ने फौज को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। जिया का शासन 11 साल पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दौर था। जिया ने इस्लामीकरण शुरू किया, हुदूद ऑर्डिनेंस, शरिया कोर्ट, ब्लास्फेमी कानून। उन्होंने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, CIA के पैसे से। पाकिस्तान में हजारों मदरसे खुले जहां बच्चों को जिहाद सिखाया जाने लगा। जिया ने कहा, हम इस्लाम का किला है, लेकिन असलियत में वो अमेरिका का किला थे, सोवियत संघ को अफगानिस्तान में रोकने के लिए। 1988 में जिया की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर एक्सीडेंट, लेकिन उस विमान में आम के डिब्बे मिले थे, जो असल में विस्फोटक थे। किसने मारा?
CIA, ISI, कोई नहीं जानता। क्या आपने नोटिस किया, पाकिस्तान में कोई भी शासक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। या तो तख्ता पलट होता है, या फांसी, या रहस्यमय मौत। बेनजीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री, 2007 में आत्मघाती बम विस्फोट में मारी गई। नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री, तीनों बार फौज ने हटाया। इमरान खान 2018 में फौज के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, 2022 में फौज ने ही हटा दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये व्यवस्था है। पाकिस्तान में असली सत्ता है आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। वहां बैठा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर है। फौज देश के बजट का करीब 20 से 25% लेती है, और ये सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। असली खर्च कोई नहीं जानता। फौज की अपनी कंपनियां, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, जो सीमेंट, बैंकिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोल पंप, यहां तक कि अनाज की चक्कियां चलाती हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का करीब 5 से 10% हिस्सा फौज के कब्जे में है। कोई टैक्स नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां फौज खुद को देश का मालिक समझती हो, वहां लोकतंत्र कैसे टिकेगा? जब भी कोई प्रधानमंत्री फौज की ताकत कम करने की कोशिश करता है, या तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है, या जेल में डाल दिया जाता है, या मार दिया जाता है। नवाज शरीफ ने 1999 में करगिल युद्ध के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की। मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। नवाज को जेल में डाल दिया गया। मुशर्रफ ने 9 साल राज किया, एक तानाशाह के रूप में, लेकिन खुद को प्रेसिडेंट कहा। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटीं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे पता है कि मुझे मारने की साजिश चल रही है, लेकिन मैं लोकतंत्र के लिए लड़ूंगी। 2 महीने बाद वो मर गई। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान की सड़कों पर दंगे हुए। लोगों ने गाड़ियां जलाई, दुकानें लूटीं, लेकिन कुछ नहीं बदला। फौज वही रही, इसी वही रही, भ्रष्टाचार वही रहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी असली लोकतंत्र आ सकता है, या ये देश हमेशा फौज का खेल का मैदान रहेगा? और क्या भारत में भी फौज को इतनी ताकत दे देना सही है? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन वो इस्लामाबाद का गुप्त घर, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, वो किसी एक घटना का प्रतीक नहीं है, वो पूरे सिस्टम का प्रतीक है। पाकिस्तान में हजारों ऐसे घर हैं, गुप्त जेलें, ब्लैक साइट्स, इंट्रोगेशन सेंटर्स, जहां लोगों को बिना वारंट के उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, और फिर या तो छोड़ दिया जाता है या लापता कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल करीब 500 से 1000 लोग गायब हो जाते हैं। उनके परिवार वालों को कभी पता नहीं चलता कि वो कहां है, जिंदा है या मर गए। 2017 में एक ब्लॉगर, रजा खान, को कराची से उठा लिया गया। उसने फेसबुक पर फौज की आलोचना की थी। उसके पिता ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने पुलिस से पूछा, रजा कहां है? पुलिस ने कहा, हमें नहीं पता। इसी ने कहा, हमें नहीं पता। रेंजर्स ने कहा, हमें नहीं पता। 3 महीने बाद रजा की लाश कराची के बाहर एक खाई में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसे यातना दी गई थी। हाथों और पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी। शरीर पर जलने के निशान थे। लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, केस बंद हो गया। यह है वो पाकिस्तान जो टीवी पर नहीं दिखता। यह है वो पाकिस्तान जहां सच बोलना मौत की सजा है, जहां सवाल पूछना देशद्रोह है, जहां इंसाफ एक मजाक है। 2019 की सर्दियों में एक पाकिस्तानी पत्रकार, सईद अजहर, को एक अजीब ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ एक कोड, ArchiveX57। ईमेल में एक PDF फाइल अटैच थी। सईद ने फाइल खोली। पहले पेज पर लिखा था, रेड लिस्ट,
एलिमिनेशन प्रायोरिटी टारगेट्स 2006 से 2020। अगले पन्नों पर 317 नाम थे। पत्रकारों, एक्टिविस्टों, शिक्षकों, वकीलों, कलाकारों के। हर नाम के सामने एक कोड था। एम का मतलब मॉनिटर, डी का मतलब डिटेन, ई का मतलब एलिमिनेट। सईद ने अपना नाम खोजा। वो लिस्ट में 37 नंबर पर था। कोड था ई। सईद ने फाइल को 6 अलग अलग एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में सेव किया। एक कॉपी अपने वकील को भेजी, एक कॉपी विदेश में रहने वाले दोस्त को भेजी। फिर वो अपने एडिटर के पास गया। एडिटर ने फाइल दे